हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रेप एंड लर्न। सो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। तो यहाँ पे जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं वो सारी कवर की जाएंगी। ये आपके लक्ष्मीकांत बुक से कवर की जाएंगी। आपको पता ही है कि लक्ष्मीकांत जो बुक है वो इनफ है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, पॉलिटी के लिए। तो हम लोग ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के करके कवर करेंगे और मैं कोशिश करूँगी कि हर एक लेक्चर में एटलीस्ट एक बॉडी तो कवर कर ही दूँ, क्योंकि क्या है ना कि ये आपका जो कैग है वो थोड़ा लेंदी है, तो हो सकता है उसमें थोड़ा टाइम लगे, एक लेक्चर में ना हो पाए, बट मैं कोशिश करूँगी। ओके, तो कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है वो एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका इलेक्शन कमीशन, देन यूपीएससी, एसपीएससी, फिनेंस कमीशन, जीएसटी काउंसिल, नेशनल कमीशन फॉर एससी, एसटी एंड बीसीज, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, कैग, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। तो एक एक करके कवर करेंगे। आते हैं इलेक्शन कमीशन की ओर। सबसे पहले तो आपको ये जान लेना है यहाँ पर कि जो इलेक्शन कमीशन है वो स्टैब्लिश किसके थ्रू हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। इसीलिए तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। और ये एक परमानेंट बॉडी है एंड इंडिपेंडेंट बॉडी है। एम क्या है इसका? टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन द कंट्री, राइट। अब जो आर्टिकल 324 है इसके तहत इलेक्शन कमीशन को ये पावर दिया गया है। क्या पावर दिया गया है? सुपरिटेंडेंस का, डायरेक्शन का एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन का। कहाँ पे? तो जो कंट्रोल या डायरेक्शन या सुपरिटेंडेंस जो भी है ये किसके लिए? तो ये करेगा ये पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट का जो ऑफिस होता है या फिर वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस है। इन चार चीज़ों का जो इलेक्शन है या फिर जो भी कंट्रोल, सुपरिटेंडेंस वगैरह जो कुछ भी है, ये सब कुछ कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन। और ये इलेक्शन कमीशन जो ये एक ऑल इंडिया बॉडी है इन द सेंस दैट इट इज़ कॉमन टू बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। एक बात आपको और यहाँ पे नोट कर लेनी है। क्या नोट करनी है? कि जो पंचायत है और म्यूनसिपैलिटीज़ है इनके इलेक्शन कमीशन नहीं कराता है। फिर कौन कराता है? तो इनके लिए एक सेपरेट स्टेट इलेक्शन कमीशन है। ओके, अब नेक्स्ट हम इसका कॉम्पोजिशन देख लेते हैं। इलेक्शन कमीशन का कॉम्पोजिशन क्या है? तो हमने देखा कि आर्टिकल 324 में ही पावर दिया गया है इलेक्शन कमीशन को। आर्टिकल 324 में ही प्रोविज़न है कॉम्पोजिशन के रिगार्डिंग भी। क्या प्रोविज़न है? तो इसमें कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन जो होगा वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसके अंदर होंगे और कुछ अदर इलेक्शन कमिश्नर्स भी हो सकते हैं। ये मतलब ऐसा फिक्स नहीं किया गया है कि कितने अदर मेंबर होंगे, बट ये डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड करेगा प्रेसिडेंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है या फिर अदर इलेक्शन कमिश्नर, इनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। ये बात आपको याद रखनी है। इनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। अब अगर मान लो कि प्रेसिडेंट ने डिसाइड किया कि अदर इलेक्शन कमिश्नर को भी अपॉइंट करना है, ऐसा मेंशन नहीं है कि मतलब ज़रूरी है अपॉइंट करना, ये प्रेसिडेंट पे डिपेंड करता है कि वो करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर करना है अपॉइंट, तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा वो चेयरमैन की तरह एक्ट करेगा, इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन की तरह एक्ट करेगा। अगर अदर रीजनल कमिश्नर्स को अपॉइंट करना है तो प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ेगा? ये भी अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट ही करेगा, बट इसके लिए प्रेसिडेंट को इलेक्शन कमीशन से कंसल्टेशन करना पड़ेगा, तब जाके वो रीजनल कमिश्नर्स को अपॉइंट कर सकता है। कंडीशन एंड सर्विस ऑफ टेन्योर जो है, जो भी इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया या फिर रीजनल कमिश्नर्स हो गया, उन सब का जो कंडीशन ऑफ सर्विस है या फिर टेन्योर ऑफ ऑफिस है, ये डिसाइड कौन करता है? प्रेसिडेंट। ये
ये जो भी चीज़ें मैं आपको अभी बता रही हूँ ये सारा याद करने वाला है। अब हिस्ट्री आगे हम लोग हिस्ट्री इसका देखने वाले हैं, तो वो उतना याद मत करिए, बट ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो आपको याद रखना है। तो इलेक्शन कमीशन का हिस्ट्री देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन आया तो इलेक्शन कमीशन आया, तब से लेकर 15 अक्टूबर 1989 तब तक इलेक्शन कमीशन एक सिंगल मेंबर बॉडी की तरह फंक्शन कर रहा था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कौन थे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, लेकिन 16 अक्टूबर 1989 को जो प्रेसिडेंट है वो उन्होंने 2 और अदर इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया। क्यों अपॉइंट किया? क्योंकि उसी टाइम पे क्या हुआ था ना कि जो वोटिंग एज है वो 21 से घटा करके 18 ईयर कर दिया गया। ठीक है, 18 ईयर कर दिया गया तो वर्कलोड जो है वो बढ़ गया। लेकिन तो अब सॉरी, अब क्या हुआ कि ये जो इलेक्शन कमीशन है वो मल्टी मेंबर बॉडी बन गया, 3 लोग हो गए इसके अंदर। लेकिन बाद में क्या किया गया कि जो ये 2 मेंबर अदर अपॉइंट किए गए थे तो ये दोनों पोस्ट अबॉलिश कर दिया गया। क्यों? 1990 में ही जनवरी में। तो वापस से क्या हो गया कि ये सिंगल मेंबर बॉडी बन गया। अब अगेन अक्टूबर 1993 में प्रेसिडेंट ने फिर से 2 इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया और अभी तक ये वही चल रहा है। मतलब अभी भी 3 लोग हैं इलेक्शन कमीशन के अंदर, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर। तो अभी भी ये मल्टी मेंबर बॉडी है और 3 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। नेक्स्ट चीज़ आपको क्या याद रखनी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो अदर 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनके पास सेम पावर होता है। सैलरी, अलाउंस और परक्यूसाइट्स, ये सारा कुछ सेम होता है और सिमिलर होता है सुप्रीम कोर्ट के जज के। ओके, अब अगर कोई डिसीजन लेना है इलेक्शन कमीशन को और वहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहा है, तो फाइनल डिसीजन कैसे डिसाइड होगा? ये होगा मेजॉरिटी के थ्रू। जैसे कि अभी इलेक्शन कमीशन में 3 लोग हैं, तो एक जो कमिश्नर हैं वो कुछ अलग डिसीजन बोल रहे हैं और 2 जो हैं वो सेम बोल रहे हैं। तो 2 ज़्यादा है, मेजॉरिटी है, तो उन दोनों का बात जो होगा वो फाइनल डिसीजन के अकॉर्डिंग लिया जाएगा। अब टर्म ऑफ ऑफिस कितना है? तो ये आपका 6 साल या फिर एज ऑफ 65 ईयर। ये दोनों में से पहले जो भी आ जाए, या तो 6 साल या फिर 65 ईयर। ठीक है, रिज़ाइन कर सकते हैं ये किसी भी टाइम पे और ये अपना रिजिग्नेशन लेटर जो है वो प्रेसिडेंट को देंगे। यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, शायद आगे दिया हो, बट ये अपना रेजिग्नेशन जो है वो प्रेसिडेंट को ही देते हैं और इन्हें रिमूव भी किया जा सकता है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म। अब हम बात करेंगे कि जो हमने चैप्टर स्टार्ट करते ही ये पढ़ा था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। तो कैसे इंडिपेंडेंट है? आर्टिकल 324 में हमने देखा था कि पावर दिया गया है। आर्टिकल 324 में ही प्रोविजंस है कंपोजिशन के रिगार्डिंग और आर्टिकल 324 में ही प्रोविजंस है टू सेफगार्ड एंड इंश्योर द इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियल फंक्शनिंग ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो कैसे ये इंडिपेंडेंट है ये देख लेते हैं हम। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज प्रोवाइडेड विद द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। कैसे है इनके पास सिक्योरिटी टेन्योर का? क्योंकि हमने तो देखा कि प्रेसिडेंट इनको रिमूव कर सकता है। फिर कैसे हुआ? तो इनके जो रिमूवल का प्रोसेस होता है वो सेम टू सेम सुप्रीम कोर्ट की तरह होता है, सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह होता है, सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह होता है। कैसे? सेम ग्राउंड सेम मैनर। रिमूवल कैसे होगा? सेम मैनर और सेम ग्राउंड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब अगर आपने सुप्रीम कोर्ट वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें आपने किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है वो भी पढ़ा होगा। देखिए आगे दिया भी हुआ है
कि प्रेसिडेंट जो है वो एक रेजोल्यूशन पास करेगा दोनों हाउसेस से, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से, और स्पेशल मेजोरिटी से वो पास होगा, या फिर मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी प्रूव हो जाए। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज को भी इसी तरह रिमूव किया जाता है, एक रिजोल्यूशन पास होगा दोनों हाउसेस से स्पेशल मेजोरिटी से, और इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको भी इसी तरह रिमूव किया जाता है। तो इसका मतलब क्या बनता है कि जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पे ऑफिस होल्ड नहीं करते हैं, भले ही उनको अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है, बट प्रेसिडेंट के प्लेजर पे वो ऑफिस होल्ड नहीं करते हैं। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो सर्विस ऑफ कंडीशन है वो उसके अपॉइंटमेंट के बाद वैरी नहीं किया जा सकता, राइट। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये कहता है कि जो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को छोड़ के बाकी जो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं या फिर रीजनल कमिश्नर्स हैं, इनको भी प्रेसिडेंट डायरेक्ट रिमूव नहीं कर सकता है। कैसे करेगा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अगर रिकमेंडेशन देता है इनको हटाने के लिए तो प्रेसिडेंट उनको रिमूव कर देगा। अब कुछ फ्लॉज हैं इसके अंदर, कुछ फ्लॉज है इसमें जो प्रोविजंस दिए गए हैं उसमें क्या फ्लॉज हैं, तो क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है किसी भी मेंबर का इलेक्शन कमीशन के अंदर, ना ही टेन्योर स्पेसिफाई किया गया है, क्योंकि हमने देखा कि प्रेसिडेंट डिसाइड करता है इनका टर्म, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिसाइड नहीं किया है, फिक्स नहीं किया है। दूसरी बात ये कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फर्दर अपॉइंटमेंट से डिबार नहीं करता है किसी भी रिटायर्ड इलेक्शन कमिश्नर को, राइट। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं इनके पावर एंड फंक्शंस। तो 3 कैटेगरी में इनके पावर एंड फंक्शंस को डिवाइड किया गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव, एडवाइजरी एंड क्वासी जुडिशियल। क्या क्या है ये? तो इनका फंक्शन ये है और पावर ये है इनके पास कि जो आपका डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट आया था उसके बेसिस पे जो भी इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनके टेरिटोरियल एरिया को डिटरमाइन करना थ्रू आउट कंट्री, पूरे कंट्री में। नेक्स्ट है कि जो भी एलिजिबल वोटर्स हैं उनको रजिस्टर करना, और इलेक्टोरल रोल भी यही तैयार करता है, इलेक्शन कमीशन ही पीरियडिकली रिवाइज करता है और प्रिपेयर भी करता है। जितने भी इलेक्शंस होंगे तो उनके डेट्स और शेड्यूल को नोटिफाई करना, नॉमिनेशन पेपर स्क्रूटनाइज करना, ये सारा इनका काम है। पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिकॉग्निशन ग्रांट करना, और उनको सिंबल भी जो प्रोवाइड किया जाता है कि किस पार्टी का कौन सा सिंबल होगा, वो भी कौन प्रोवाइड करता है? इलेक्शन कमीशन, राइट। कोई भी अगर डिस्प्यूट अराइज होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ में, ठीक है, अगर मतलब उनको रिकॉग्निशन ग्रांट करना है कि ये नेशनल पार्टी है, स्टेट पार्टी है या फिर रीजनल पार्टी है, तो इस रिकॉग्निशन में अगर कोई डिस्प्यूट होता है या फिर जो सिंबल्स दिया जा रहा है उसके रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट होता है तो एज अ कोर्ट एक्ट करेगा ये इलेक्शन कमीशन, ठीक है। फिर इस टाइप का जो इलेक्टोरल अरेंजमेंट से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स होंगे उनके लिए एक ऑफिसर भी अपॉइंट करता है ये इंक्वायरी के लिए, और कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो डिटरमाइन करेगा। साथ ही साथ रोस्टर प्रिपेयर करेगा फॉर पब्लिसिटी ऑफ पॉलिसीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ऑन रेडियो एंड टीवी इन टाइम ऑफ इलेक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? टू एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन मैटर रिलेटिंग टू डिसक्वालिफिकेशन। अगर पार्लियामेंट में किसी भी मेंबर को डिसक्वालीफाई करना है, जैसे डिसक्वालिफिकेशन के लिए अगर कुछ भी मैटर अराइज होता है तो प्रेसिडेंट को ये एडवाइस भी करेगा। पार्लियामेंट में ही ऐसा होगा, ठीक है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो रिमूव करता है ना, डिस्क्वालीफाई करेगा, और स्टेट लेजिस्लेचर में कौन डिस्क्वालीफाई करेगा? गवर्नर। तो इसके रिगार्डिंग भी एडवाइस कौन करता है?
ये चीज़ आप कंफ्यूज मत होइएगा कि स्टेट इलेक्शन कमीशन स्टेट लेजिस्लेचर में इलेक्शन कराता होगा, ऐसा नहीं है। पंचायत और म्यूनसिपालिटीज़ के लिए इलेक्शन कमीशन है, सॉरी स्टेट इलेक्शन कमीशन है। और स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए इलेक्शन कमीशन है। तो यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर को में अगर डिसक्वालिफिकेशन करना है किसी मेंबर का, तो गवर्नर को एडवाइस करेगा इलेक्शन कमीशन। अगर बूथ कैप्चरिंग हो गया, वायलेंस है इलेक्शन के टाइम में, या फिर कुछ इरेगुलरिटीज़ हैं, इवेंट ऑफ रिगिंग है, तो पोल्स को कैंसिल भी कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन। साथ ही साथ प्रेसिडेंट को ये रिक्वेस्ट करेगा या फिर गवर्नर को, अगर स्टेट लेजिस्लेचर में इलेक्शंस है तो गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट, दोनों में से किसी को भी अगर स्टाफ चाहिए इलेक्शन के टाइम पे और स्टाफ की ज़रूरत है तो उसके लिए रिक्वेस्ट भी करेगा। ये 12 फंक्शंस हमने देख लिए, पावर या फंक्शन जो भी बोलो आप। नेक्स्ट है आपका टू सुपरवाइज द मशीनरीज ऑफ इलेक्शन थ्रू आउट द कंट्री टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ये वाला लाइन तो आप कहीं भी डाल सकते हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, है ना। नेक्स्ट है आपका टू एडवाइज द प्रेसिडेंट वेदर इलेक्शन कैन बी हेल्ड इन स्टेट अंडर प्रेसिडेंट रूल। अगर कहीं पे प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है तो इलेक्शन कमीशन जो है वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगा कि इलेक्शन कराना चाहिए या फिर इमरजेंसी का पीरियड जो है, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल तो इमरजेंसी में ही लगता है, तो इमरजेंसी का जो पीरियड है उसको और एक्सटेंड करना है या फिर इलेक्शन कराना है, ये कौन एडवाइस करेगा? इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट है आपका पॉलिटिकल पार्टीज़ को रजिस्टर करना। रजिस्टर करने के बाद ही तो उन्हें नेशनल स्टेटस, स्टेट पार्टीज़, ये सब उनके पोल परफॉर्मेंस के बेसिस पे दिया जाता है। तो ये काम भी किसका है? इलेक्शन कमीशन का है। अब कुछ फैक्ट्स, जो इलेक्शन कमीशन है उसको असिस्ट कौन करता है? डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर्स। और ये जो डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको कहाँ से उठाया जाता है? सिविल सर्विसेज से। तो अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो और सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हो तो हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन जो आपको डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर की तरह चूज़ कर ले, है ना। और इनको अपॉइंट कौन करता है? वही कमीशन ही, इलेक्शन कमीशन ही अपॉइंट करता है डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर्स को। और टेन्योर सिस्टम के साथ, मतलब इनका कुछ टर्म फिक्स होगा। जैसे इलेक्शन कमिश्नर्स का तो टर्म फिक्स नहीं है, वो प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, बट इनका जो है वो टर्म फिक्स होगा। फिर जो डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर्स हैं इनको असिस्ट कौन करता है? सेक्रेटरीज, जॉइंट सेक्रेटरीज, डिप्टी सेक्रेटरीज एंड अंडर सेक्रेटरीज पोस्टेड इन सेक्रेटेरियल ऑफ द कमीशन। अब स्टेट लेवल पे आ जाते हैं। तो स्टेट लेवल पे इलेक्शन कमीशन को असिस्ट कौन करता है? चीफ इलेक्टोरल ऑफिस। ये हम लोग एक इलेक्शन चैप्टर है अलग से, वहाँ पे थोड़ा और डिटेल में इन सब के बारे में बताया गया है। अब ये जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं उनको अपॉइंट कौन करता है? तो इनको अपॉइंट करता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्ट करके ही अपॉइंट करेगा, ठीक है। और अब इसके, ये तो स्टेट लेवल पे हो गया। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आए तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कलेक्टर होता है, एक IAS ऑफिसर ही ऑब्वियसली, तो ये डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर की तरह एक्ट करेगा। और एक हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में जो भी उसके अंदर, उसके अंडर में, उस कलेक्टर के अंडर में जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ आ रही हैं उन सब के लिए एक रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट करेगा। कौन करेगा? कलेक्टर ही करेगा। और जितने भी पोलिंग बूथ्स जितने भी हैं उन सब जगह पे एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी अपॉइंट करेगा। एक बार फिर से समझ जाइए क्या बताया मैंने। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कलेक्टर एक डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को अपॉइंट करेगा। क्या बोल रही हूँ मैं, सॉरी। कलेक्टर जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर की तरह एक्ट करेगा एंड हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के लिए एक रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट भी करेगा। और जितने भी
पोलिंग बूथ्स हैं उनके लिए भी एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट करेगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए रिटर्निंग ऑफिसर, पोलिंग बूथ्स के लिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। ठीक है, नाउ क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं विज़न क्या है, मिशन क्या है इलेक्शन कमीशन का, प्रिंसिपल्स क्या फॉलो करते हैं इलेक्शन कमीशन। तो विज़न क्या है, इनको इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सेलेंस बनना है। ठीक है, बाय इन्हेंसिंग एक्टिव एंगेजमेंट, पार्टिसिपेशन, डीपनिंग एंड स्ट्रेंथनिंग इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इन इंडिया एंड ग्लोबली। मिशन क्या है इनका, तो इंडिपेंडेंस मेंटेन करना, इंटीग्रिटी एंड ऑटोनॉमी मेंटेन करना, एसेसिबिलिटी इंश्योर करना, एक्सक्लूसिवनेस एंड इथिकल पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स को इंश्योर करना, हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनलिज्म फॉर डिलीवरिंग फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन टू स्ट्रेंथन द ट्रस्ट इन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस, ये अडॉप्ट करना है। ठीक है, अब इसका गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है, क्या प्रिंसिपल फॉलो करते हैं ये, तो प्रिंसिपल ऑफ गुड गवर्नेंस। राइट, क्या है गुड गवर्नेंस का प्रिंसिपल, टू अपहोल्ड द वैल्यू एंश्राइन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन कौन से वैल्यूज जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, इक्वालिटी, इक्विटी, इम्पार्शियलिटी, इंडिपेंडेंस, रूल ऑफ लॉ इन सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ओवर द इलेक्टोरल गवर्नेंस। सेकेंड प्रिंसिपल क्या है, टू कंडक्ट इलेक्शन विथ हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्रेडिबिलिटी, फ्रीनेस, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, ऑटोनॉमी एंड प्रोफेशनलिज्म। नेक्स्ट है टू इंश्योर पार्टिसिपेशन of all eligible citizen in electoral process in an inclusive, voter centric and voter friendly environment। voter friendly environment अगर नहीं होगा तो वोट करने को आएगा ही नहीं, और इनको ये इंश्योर करना होता है कि जितने भी वोटर्स हैं जो भी एलिजिबल है वो सारे आके एटलीस्ट वोट करें। किसको वोट करें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस वोट करना चाहिए। मतलब हर एक व्यक्ति का जो ओपिनियन है वो मायने रखता है। राइट, तभी तो डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश होगा, है ना। नेक्स्ट है टू एंगेज विथ पॉलिटिकल पार्टीज एंड ऑल स्टेक होल्डर इन इंटरेस्ट और इलेक्टोरल प्रोसेसेस। नेक्स्ट है टू प्रमोट अवेयरनेस अबाउट इलेक्टोरल प्रोसेसेस एंड इलेक्टोरल गवर्नेंस अमंगस्ट स्टेक होल्डर, नेमली वोटर्स, पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्शन फंक्शनरीज, कैंडिडेट्स एंड पीपल एट लार्ज, एंड to enhance and strengthen confidence and trust in the electoral system in the country। जैसे कि अभी जो ईवीएम मशीन जब से आया है तो लोगों को डाउट था कि उसको हैक कर लिया गया है, इसके वजह से वोटिंग में इतना डिफरेंस देखने को मिल रहा है बीजेपी और कांग्रेस के बीच। बट बाद में पता चला, जैसे अवेयरनेस नहीं है कि उसको हैक नहीं किया जा सकता। एक्चुअली ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता क्योंकि वो एक कैलकुलेटिंग मशीन है। तो लोगों के अंदर ये अवेयरनेस नहीं है कि ऐसा नहीं किया जा सकता, लोगों के अंदर डर है कि ऐसा हुआ होगा। तो ये सारा चीज़ से पीपल को अवेयर करना है। ठीक है, ये हाँ। नेक्स्ट है टू डेवलप द ह्यूमन रिसोर्स फॉर इफेक्टिव एंड प्रोफेशनल डिलीवरी ऑफ इलेक्टोरल सर्विसेज। क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है स्मूथ इलेक्टोरल प्रोसेस को कंडक्ट करने के लिए। टेक्नोलॉजी भी अडॉप्ट करना है। देखिए ये भी प्रिंसिपल है, तो इसके अकॉर्डिंग ही ईवीएम वगैरह जो भी आया बाद में, वीवीपैट आया, ठीक है, वो सब आप आगे पढ़ने वाले हो। नेक्स्ट है टू स्ट्राइव फॉर अडॉप्शन ऑफ innovative practices for achieving excellence and overall realization of vision and mission, and to contribute toward the reinforcement of democratic values of by maintaining and reinforcing confidence and trust of the people in the electoral system of the country। तो ये चीज़ तो लोगों के मन में हमेशा ही रहता है कि मतलब इलेक्शन कमीशन के इलेक्शंस के ऊपर भरोसा नहीं है लोगों का, तो वो कॉन्फिडेंस फिर से लाना है
ठीक है। तो यहाँ पे आपका पूरा इलेक्शन कमीशन ख़त्म हो गया। अब मैं आपको एक मेन पॉइंट्स जो है वो एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ, ठीक है। और आपको वो चीज़ अभी जो मैं बताने वाली वो चीज़ तो एटलीस्ट बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो आर्टिकल 324 के अंदर आता है। मेंबर्स कितने हैं इसके? चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर। टोटल कितने हुए? 3। बट ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ये डिसाइड कौन करता है? प्रेसिडेंट। अपॉइंटमेंट कौन करता है इनका? प्रेसिडेंट। टर्म या फिर एज कितना है इनका? तो 6 साल या फिर 65 ईयर, जो भी पहले आ जाए। रिमूवल कैसे करते हैं? तो प्रेसिडेंट रिमूव करेगा, बट सेम एज सुप्रीम कोर्ट जज, जैसे भी सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है उसी मैनर में। और ये तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस तरह से रिमूव किया जाएगा, लेकिन बाकी जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिकमेंडेशन पे ही रिमूव किया जाएगा। अब जो भी मेंबर्स है इलेक्शन कमिश्नर के, वो रिजिग्नेशन अपना किसको देंगे? प्रेसिडेंट को देंगे। एंड रीअपॉइंटमेंट भी अलाउड है इसके अंदर। जैसे फ्लॉज हमने देखा तो उसमें क्वालिफिकेशन नहीं दिया हुआ है, स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है। रीअपॉइंटमेंट के लिए इनको रोका नहीं जा रहा है। सैलरी जो है वो सिमिलर एज सुप्रीम कोर्ट जजेस है। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई, ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। सो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ख़त्म हुआ, इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट हमारा जो है वो यूपीएससी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।